नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कल कर रहे थे संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां। आज दोस्तों ये वीडियो है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे 2 घंटा का बने चाहे 1.5 घंटा का बने। कल दोस्तों डीजे की साउंड की वजह से दोस्तों मैंने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से, यहाँ तक मैंने छोड़ा था दोस्तों। देखिए एक बार यहाँ से दोबारा आपको बता देता हूँ। उपनाम सारणी अपन देख रहे थे दोस्तों। उपनाम सारणी यानी व्याकरण अनुवाद है, ये व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। उपनाम है भंडारकर विधि। फिर सूत्र विधि दोस्तों व्याकरण से संबंधित है और दोस्तों इसको पांडित्य विधि भी कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों अव्याकृति विधि, इसको व्याकरण शिक्षण की विधि है दोस्तों, भाषा ससर्ग विधि भी कहते हैं। फिर है दोस्तों उद्बोधन विधि, ये गद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों, इसको अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। फिर है प्रवचन विधि दोस्तों गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। और देखिए दोस्तों इसको कथन विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन विधि। प्रश्नोत्तर विधि दोस्तों गद्य शिक्षण की विधि है, इसको शुक्राति विधि भी बोलते हैं। फिर देखिए दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि नाटक शिक्षण की विधि है, इसको व्ययकारी या खर्चीली विधि भी कहते हैं। फिर है खंडान्वय विधि दोस्तों पद्य शिक्षण की विधि है, इसको सामूहिक शिक्षण विधि कहते हैं। फिर है भाष्य विधि, ये पद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों, इसको व्यास विधि भी कहते हैं। फिर है भाषा अनुवाद विधि, ये दोस्तों पद्य शिक्षण की विधि है, इसको अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ से एक देखिए दोस्तों, मैंने कल वीडियो में RTE 2009 इसको ऐसे ही सीधा बोल गया था दोस्तों। RT 2009 को लागू हुआ, तो ये थोड़ा देख लेना दोस्तों। RT 2009 है, ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर भी RT 2009 है, वो लागू है 2019 से। नेक्स्ट देखिए शिक्षणम देखिए दोस्तों शिक धातु और ल्यूट प्रत्यय से बना है, शिक्षणम शब्द है ये। फिर देखिए दोस्तों व्याकरणम दोस्तों अष्टाध्यायी का अपर नाम है और इसका दूसरा नाम दोस्तों शब्दानुशासन। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं और व्याकरण को शब्दानुशासन कहा किसने था? तो पतंजलि महोदय ने कहा था। किसने कहा था? पतंजलि महोदय ने कहा था। फिर देखिए दोस्तों संस्कृत भाषा कैसी है? तो संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप गांठ बांध लेना दोस्तों। संस्कृत भाषा है ये संश्लेषणात्मक है। कौन सी है? संश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत भाषा का स्थान कैसे है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा का स्थान वैकल्पिक है। क्या है? वैकल्पिक। कल मैं आपको समझा गया था। फिर देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा को विश्वसनीय तथा निम्नात्मक परीक्षा को अविश्वसनीय कहा जाता है। ऐसा क्या कारण है दोस्तों? जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है इसको तो विश्वसनीय कहा जाता है और निम्नात्मक परीक्षा इसको अविश्वसनीय कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा है इसका निश्चित उत्तर होता है। और दोस्तों 10 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, किसी एग्जामिनर ने चेक किए तो आपके 10 ही आएंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। यदि कोई निम्नात्मक प्रश्न वाला सिस्टम है, यदि कोई व्यक्ति चेक करेगा तो वो 10 में से 8 दे सकता है, 9 दे सकता है। कोई दूसरा चेक करेगा तो वो 7 भी दे सकता है, कोई तीसरा चेक करे तो 10 में से 10 भी दे सकता है। तो ये दोस्तों आप ध्यान में रखना। कई बार ऐसे होता है ना, अपन रीचेकिंग करवाते हैं तो नंबर घटकर आ जाते हैं, कई बार नंबर क्या है बढ़कर आ जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषताएं आगे बताऊंगा दोस्तों आपको। उस टाइम आपको मैं बता दूंगा वस्तुनिष्ठता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है, ठीक है, प्रमाणीकृत परीक्षण कौन सा है होता है, मानकीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें अपन बाद में बात करेंगे दोस्तों। जब SST वाली शिक्षण विधि करवाऊंगा या हिंदी की करवाऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर देखिए लिखित परीक्षा के भेद में छात्रों की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार अभिव्यक्ति का परीक्षण निम्नात्मक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों लिखित परीक्षा के भेद में छात्रों की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार अभिव्यक्ति आदि का परीक्षण किया जाता है। और इसका परीक्षण कौन सी परीक्षा के माध्यम से होता है? तो निम्नात्मक। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि यदि ज्ञानात्मक क्षेत्र का अपन को अध्ययन करना है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में जानता है कि बच्चे का ज्ञानात्मक क्षेत्र कितना विकसित है, तो इसके लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कारगर सिद्ध होते हैं। यदि बोधात्मक स्तर अपन को जानना है, यानी बौद्धिक विकास कितना हुआ है, तर्क चिंतन इन चीजों का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इन चीजों के बारे में जानना है, तो हमें निम्नात्मक परीक्षा है वो लेनी पड़ेगी
जिसके अंदर बालक है वो चिंतन करके उत्तर देगा और दोस्तों उसमें उसकी कल्पना, उसके थॉट, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा पूछ ले, सीधा पूछ ले कि बालक की कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, अभिव्यक्ति इनका विकास होता है, अगर वो मौखिक, लिखित ऐसे पूछ ले तो आपको करके आना लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में पूछ ले तो निबंधात्मक परीक्षा। आई होप आप समझ गए। फिर देखिए दोस्तों प्रायण शिक्षण। प्रायण दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रायण शिक्षण है, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। अब देखिए व्याकरण शिक्षण की यदि बात करें दोस्तों तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान करवाना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान करवाना। ये चीज आपको क्या है ध्यान में रखनी है। व्याकरण की यदि बात करूं दोस्तों तो व्याकरणम शब्द है ये दोस्तों वी उपसर्ग आ आंग आंग क्री धातु, ये भी उपसर्ग है दोस्तों आ आंग, ठीक है। क्री धातु ल्यूट प्रत्यय से बना है। कई शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें एक से अधिक क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो देख लिया आपने वी आंग क्री धातु ल्यूट प्रत्यय। फिर देखिए व्याकरण पूछ ले, देखिए ये वाला व्याकरण पूछ ले ना, व्याकरण, और इधर ये वाला व्याकरण पूछ ले, ये वाला, तो इस व्याकरण में अण प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अण प्रत्यय। इस व्याकरण में कौन सा प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय, याद रखना। देखिए वेदों का मुख व्याकरण को कहा जाता है, तो पूछ ले कि वेदों का मुख किसे कहा जाता है? तो व्याकरण को कहा जाता है। वेदों का पैर किसे कहा जाता है? तो छंद को वेदों का पैर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों का पैर कहते हैं छंद को। फिर देखिए व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है? तो व्याकरण के त्रिमुनि आपसे पूछ ले तो पाणिनि क्या है? सूत्रकार है। क्या है? सूत्रकार है। कात्यायनी या वररुचि क्या है? वार्तिककार है। पतंजलि क्या है? महाभाष्यकार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाणिनि सूत्रकार, इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है दोस्तों, पासु, क्या? पासु। पाणिनि क्या है? सूत्रकार है। क्या है? सूत्रकार है। वार्तिक, इसको मैंने दोस्तों कावा ऐसे याद कर रखा है, कावा, यानी कात्यायन है, ये वार्तिककार है, ठीक है। पतंजलि, ठीक है, तो पतंजलि दोस्तों महाभाष्यकार है। क्या है? महाभाष्यकार है। अब देखिए दोस्तों पाणिनि ने बहुत सारे सूत्र लिख दिए थे, फिर उन सूत्रों को समझने के लिए छोटे छोटे वार्तिक लिखे थे, किसने? कात्यायनी महोदय ने। फिर इन वार्तिकों को समझने के लिए उनकी व्याख्या की थी, किसने? पतंजलि ने। तो याद रखना पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि, त्रिमुनि है दोस्तों, ये त्रिमुनि। बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा है, यहाँ से अब भी प्रश्न आने की संभावना है। अब देखिए संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं, उनमें अपन देखते हैं प्राचीन विधि। संस्कृत भाषा की प्राचीन विधियां, सबसे पहले देखते हैं प्रायण विधि। कौन सी विधि? प्रायण विधि। तो प्रायण विधि के ऊपर अपन अब चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रायण, वैदिक मंत्रों का शेषवर पाठ प्रायण कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है प्रायण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रायण है ये किसे कहते हैं? वैदिक मंत्रों का शेषवर पाठ क्या कहलाता है? प्रायण कहलाता है। प्रायण करते समय ब्रह्मचारी पूर्व दिशा की तरफ मुख करता है, ठीक है। यह विधि पाणिनि के समय से प्रचलित में आई थी। तो किसके समय से प्रचलन में आई थी? पाणिनि के समय से आई थी। इसमें कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। तो प्रायण विधि में किस पर बल दिया जाता है? कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। दोस्तों प्राचीन समय में क्या होता था, जब गुरु शिष्य परंपरा थी उस टाइम ये प्रायण विधि चलती थी। प्रायण विधि के अंदर क्या होता था, हमें कोई भी चीज है उसको कंठस्थीकरण करना होता था, क्योंकि दोस्तों इस टाइम ना तो कागज थे ना दवात थी, सुन करके और उसको अपन को क्या करना होता था? कंठस्थीकरण होता था। तो कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था इसमें। प्रायण विधि करते समय बीच में कोई बातचीत नहीं की जाती थी। फिर देखिए दोस्तों सूत्र विधि की यदि बात करूं, आजकल भी दोस्तों प्रायण विधि की आपको मैं बात बताऊं, अपने दादा परदादा है वो कहानियां कहते हैं, हमें बातें कहते हैं, तो अपन सोचते हैं इनकी याद कैसे इतनी, उन्होंने दोस्तों सुन कर ही सीखी। उनसे अपन पूछेंगे ना आपने किससे सीखी थी, तो वो बताएंगे मैंने उससे सीखी थी या उससे सीखी थी। वो उनकी मतलब याद कैसे होगी? उन्होंने कंठस्थीकरण कर लिया, उसको क्या कर लिया? कंठस्थीकरण कर लिया। और दोस्तों जब अपन कोई बात किसी दूसरे बंदे को बोलते हैं ना, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ये चीजें ज्यादा याद होगी। कारण क्या है इसका? क्योंकि दोस्तों मैंने जो पढ़ रखा है उसका दोहरान हो रहा है, तो वो पूरी की पूरी रील माइंड में घूम रही है। तो ऐसी दोस्तों उनके रील जैसे माइंड में घूमेगी और फिर धीरे धीरे बार बार वो उसका अभ्यास करेंगे तो कंठस्थीकरण हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कंठस्थीकरण है ये चीज उसके।
उसके मतलब पकड़ बनी हुई है। पकड़ कैसे बनती है? बार बार अभ्यास करने से। तो वो प्रायण विधि। अब देखिए सूत्र विधि। ऐसी दोस्तों सूत्र विधि है, इस विधि को पांडित्य विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडित्य विधि कहते हैं। यह दोस्तों अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि रट्टा मारा जाता है सूत्रों का। क्या मारा जाता है? रट्टा मारा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? व्याकरण के नियमों को रट लिया जाता है। ठीक है, यह व्याकरण के जितने भी सूत्र है इनको क्या कर लिया जाता है? रट लिया जाता है। इस विधि का प्रचलन पाणिनि व कात्यायनी के समय हुआ था। तो पाणिनि को इसीलिए तो सूत्रकार कहा जाता है दोस्तों। इसका प्रचलन कब हुआ था? तो पाणिनि और कात्यायनी के समय हुआ था। यह विधि सामान्य से विशेष सूत्र पर आधारित है। दोस्तों नियम होता है ना, नियम वो हमेशा ही सामान्य होता है। उदाहरण होता है ना, उदाहरण वो हमेशा ही दोस्तों विशेष होता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट के नियम है उसको फॉलो करती है। तो सामान्य से विशिष्ट नियम को फॉलो करने वाली विधि है सूत्र विधि। आई होप दोस्तों सूत्र विधि आपके समझ में आई है। मुख्यतः सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। ये अपन को ध्यान में नहीं रखने हैं। अपन को बस इतना ध्यान रखना था कि सूत्र विधि होती क्या है। सूत्र विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है? तो अमनोवैज्ञानिक। फिर है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि को दोस्तों भंडारकर विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंडारकर विधि भी कहते हैं। यह व्याकरण और अनुवाद पर बल देती है। इसका प्रवर्तक की यदि बात करें तो इसके प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। कौन थे? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि की बात करें दोस्तों तो इस विधि का प्रचलन कब हुआ था? तो पतंजलि के समय व्याख्या विधि का प्रचलन हुआ था। यह विधि सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि व्याख्या विधि है ये सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा किस पर बल देती है? तो ये व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा किस पर बल देती है? व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। व्याख्या के मुख्यतः कितने अंग माने गए हैं? 4 है दोस्तों। चर्चा, उदाहरण, प्रति उदाहरण, वाक्याद्यहार। देखिए दोस्तों व्याख्या विधि में क्या करते हैं? चर्चा ही तो होती है व्याख्या विधि में। और जब व्याख्या कर रहे हैं तो वो चीज समझ में नहीं आई तो अपन क्या करते हैं? उसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण ही समझ में नहीं तो उस उदाहरण का ही प्रति उदाहरण देते हैं, मतलब और उदाहरण देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? वाक्याद्यहार होता है। जिसकी व्याख्या कर रहे हैं या जिस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं उसको समझाने के लिए अन्य से सहायता लेना क्या कहलाता है? वाक्याद्यहार। यानी प्रति उदाहरण से काम नहीं चलाना, फिर अपन क्या करते हैं? किसी और चीज का सहारा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वाक्याद्यहार। क्या? वाक्याद्यहार। ठीक है, तो जिसकी व्याख्या कर रहे हैं या जिस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं उसको समझाने के लिए अन्य से सहायता लेना, वाक्याद्यहार। ठीक है, तो ये व्याख्या के 4 अंग थे महत्वपूर्ण। फिर है अव्याकृत विधि। तो अव्याकृत विधि की बात करें दोस्तों तो इसको भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं। अव्याकृत विधि है ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। दोस्तों अपन को बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अपन को पीएचडी नहीं करनी है। ऊपर का अपन को ज्ञान होना चाहिए। ऊपर के ही रीट के अंदर क्या प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो अव्याकृत विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण की है। ये अपने आप बोल रही है अव्याकृत विधि। अव्याकृत विधि मैं व्याकरण शिक्षण की विधि हूँ। किसकी हूँ? व्याकरण शिक्षण की विधि हूँ। अव्याकृत विधि लिंक कर लीजिए, व्याकरण की है दोस्तों। इसको भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं। इस विधि में दोस्तों भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना आप, इस विधि में भाषा के साथ साथ व्याकरण का क्या है? ज्ञान करा दिया जाता है। यह विधि अभ्यास पर बल देती है। तो यह विधि किस पर बल देती है? अभ्यास पर बल देती है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। ये विधि किस पर बल देती है? अभ्यास पर बल देती है। फिर है नवीन या आधुनिक विधियां। तो देखिए नवीन या आधुनिक विधियों की यदि मैं बात करूं तो इसे सबसे पहले नवीन या आधुनिक विधियों की बात करूं तो आगमन विधि आती है। कौन सी आती है? आगमन विधि। तो आगमन विधि की बात करूं दोस्तों तो आगमन विधि है, इसके प्रवर्तक पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। और आगमन विधि से संबंधित दोस्तों एक आगमन प्रतिमान है। ये किसने दिया था? तो हिल्दा तांबा महोदय ने दिया था। ये दोस्तों एक शिक्षक थे हिल्दा तांबा महोदय। इन्होंने पाठ्य जो चर्या है उसमें सुधार किया था और इन्होंने दोस्तों आगमन शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। किसका? आगमन शिक्षण प्रतिमान। तो वहाँ कई बार ऑप्शन में आपको पतंजलि ना दे करके वो हिल्दा तांबा महोदय दे दे तो हिल्दा तांबा महोदय आपको राइट कर देना है। देखिए इसे शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है आगमन विधि को, क्योंकि दोस्तों इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है।
यह विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यह विधि निम्न स्तर के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। कंठस्थीकरण पर बल नहीं देती है, रट्टा नहीं मरवाती है दोस्तों। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें छात्र क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? छात्र सक्रिय रहते हैं। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर, लक्ष्य से लक्षण की ओर चलती है। तो देखिए दोस्तों, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण को लक्ष्य बोलते हैं दोस्तों, नियम को लक्षण बोलते हैं। तो कौन सी विधि लक्ष्य से लक्षण की ओर चलती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। आगमन विधि चलती है। कौन सी चलती है? आगमन विधि। फिर देखिए, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर इत्यादि शिक्षण सूत्रों पर आधारित मानी जाती है। उदाहरण दोस्तों में विशिष्ट होता है, नियम हमेशा सामान्य होता है। उदाहरण ज्ञात होता है, नियम अज्ञात होता है। उदाहरण सरल होता है, नियम कठिन होता है। इसलिए दोस्तों इसके अन्य नाम है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह विधि शुद्ध शिक्षण सूत्रों पर आधारित मानी जाती है। तो यह विधि शुद्ध शिक्षण सूत्रों पर आधारित मानी जाती है, आगमन विधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है निगमन विधि। निगमन विधि दोस्तों अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। तो निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, उच्च स्तर के लिए क्या है? उपयोगी है। यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। क्या है? आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं, रट्टाफिकेशन पर बल देती है, यानी कंठस्थीकरण पर क्या देती है? बल देती है। नेक्स्ट देखिए, इस विधि के द्वारा नियम से उदाहरण की ओर, यानी लक्षण से लक्ष्य की ओर, लक्षण दोस्तों किसको बोलते हैं? नियम को। लक्ष्य किसको बोलते हैं? उदाहरण। अध्ययन करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको नियम रटने के लिए दे दिया जाए ना, तो आप नियम रट नहीं पाओगे। यदि आपको उसी से संबंधित पहले उदाहरण बता दिया जाए ना, तो नियम आपके लिए कुछ नहीं है, वो उदाहरण आपके दिमाग में रहेगा। तो आगमन विधि है वो सर्वश्रेष्ठ होती है निगमन विधि से। नेक्स्ट देखिए, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, यानी नियम अज्ञात होता है, उदाहरण ज्ञात होता है। तो नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, कठिन से सरल की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यह विधि अशुद्ध सूत्रों पर आधारित है। तो दोस्तों निगमन विधि है, ये अशुद्ध सूत्रों पर आधारित है। अब देखिए दोस्तों, एक आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन आपको दे दे, आगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर करके आना है आगमन निगमन विधि। पूछ ले कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है? आगमन निगमन दोनों एक साथ मिल जाए ना आपको डैश करके, तो वो राइट होगा। यदि ये नहीं मिले तो आपको आगमन उत्तर करके आना है। ठीक है। फिर है समवाय या सहयोग विधि। समवाय या सहयोग विधि की बात करें दोस्तों, तो व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं करवाया जाता है इसमें, समवाय या सहयोग विधि में। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? प्रसंग आने पर उसी स्थान पर व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। जैसे मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों कोई भी बच्चों को, उसमें दोस्तों व्याकरण का कोई भी अंश आ गया तो मैं वही उस व्याकरण के अंश को बता दूंगा। तो ये समवाय या सहयोग विधि है, मैं अलग से व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाऊंगा। तो ये व्याकरण शिक्षण की विधियां थी, आई होप आपके समझ में आई होंगी। अब देखते हैं दोस्तों नाट्य शिक्षण। नाट्य शिक्षण की विधियों की बात करूं दोस्तों, तो नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संस्कार चरित्र शिक्षण। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संस्कार या चरित्र शिक्षण। भरत मुनि के द्वारा, भरत मुनि के अनुसार, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य के 3 उद्देश्य होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार या नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के कितने उद्देश्य? 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है? हितोपदेश जन्म, व्यक्ति तथा समाज के लिए कल्याणकारी संदेश। यानी हितोपदेश जन्म, यानी हितकारी हो जन के लिए, यानी व्यक्ति तथा समाज के लिए कल्याणकारी संदेश देना। विश्रांति जननम, यानी व्यक्ति तथा समाज के लिए शांति का संदेश देने वाला हो। विनोद जननम, यानी विनोद मनोरंजन के साधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मनोरंजन के साधन होने चाहिए। फिर अभिनय का संबंध नाटक से है। अभिनय मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अभिनय 4 प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। पहला है आदर्श नाट्य विधि। तो अभिनय की पहली देखें दोस्तों, आदर्श नाट्य विधि। इस विधि में सभी पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो जहां भी आदर्श लगा आ जाए ना, वहां शिक्षक ही करता है। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। आदर्श नाट्य विधि में महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? तो शिक्षक का होता है। तो इस विधि में सभी पात्रों का रोल कौन करता है? स्वयं शिक्षक करता है।
तथा इस विधि में छात्र नीरसता महसूस करते हैं। क्या करते हैं? नीरसता महसूस। फिर है रंगमंच अभिनय विधि। कौन सी विधि? रंगमंच अभिनय विधि। इस विधि में नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, परंतु व्ययकारी या खर्चीली होने के कारण सभी नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मतलब हर प्रश्न को अपन दोस्तों रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खर्चीली व्ययकारी विधि है, इसलिए इसको खर्चीली या व्ययकारी विधि भी बोलते हैं। फिर देखिए इस विधि को उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ विधि माना गया है। तो उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ विधि कौन सी है आपसे पूछ ले तो आपको दोस्तों टिक मार्क यही करके आना है कि उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ विधि कौन? तो रंगमंच अभिनय विधि। फिर है कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि की बात करूं तो इस विधि में शिक्षक छात्रों को एक एक पात्र की भूमिका देता है तथा छात्र प्रश्न के समय वाचिक अभिनय करते हैं। तो यानी टीचर है वो क्या करता है? कक्षा अभिनय विधि में छात्रों को एक एक पात्र दे देता है और उस पात्र के अनुसार छात्र है वो क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। फिर है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि समझाने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों, क्लास में आया टीचर और व्याख्या कर दी और चला गया। फिर देखिए समवाय विधि। व्याख्या विधि में दोस्तों छात्र है वो नीरसता महसूस करते हैं और अध्यापक है वो दोस्तों अपना काम कर जाता है। हाँ, व्याख्या विधि का एक गुण जरूर है दोस्तों, पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा हो जाता है। ठीक है। फिर है समवाय विधि। समवाय विधि की बात करूं तो इसे नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहते हैं। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आपसे कोई पूछ ले तो समवाय विधि है। कौन सी है? समवाय विधि है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह उक्त सभी विधियों का मिश्रण मानी जाती है। जैसे विद्यालय में 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को प्रयोग की जाती है ये वाली विधि, समवाय विधि। फिर है अनुवाद शिक्षण। अनुवाद शिक्षण की बात करें दोस्तों तो अनुवाद है ये अनु प्रत्यय वद धातु अनु उपसर्ग वद धातु घे प्रत्यय से मिलकर बना है अनुवाद। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? द्विभाषा ज्ञानम। तो अनुवाद शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? द्विभाषाओं का ज्ञान कराना, दो भाषाओं का ज्ञान करवाना, दो भाषाओं का ज्ञान करवाना। नेक्स्ट देखिए अनुवाद 3 प्रकार का होता है दोस्तों, अक्षरानुवाद, छायानुवाद, तथ्यानुवाद। अक्षरानुवाद की बात करें दोस्तों तो समानार्थी शब्दों के द्वारा किया जाता है अक्षरानुवाद। छायानुवाद, भावानुवाद, मर्मानुवाद ये भाव के अनुसार होता है। किसके अनुसार? भाव के अनुसार। तो छायानुवाद, भावानुवाद, मर्मानुवाद ये भाव के अनुसार होता है। फिर है तथ्यानुवाद की बात करें दोस्तों तो समानार्थक प्लस भाव के अनुसार ये तथ्यानुवाद होता है। तो अनुवाद की 3 विधियां हैं, ये त्रिविधा हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दोस्तों विधियां, अनुवाद शिक्षण की विधियां। तो देखिए दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि, बहुत सिंपल से दोस्तों। द्विभाषा विधि या द्विभाषी विधि, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है अनुवाद शिक्षण की। द्विभाषा विधि या द्विभाषी विधि दोस्तों, संस्कृत भाषा है उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो ये द्विभाषा है। तुलना विधि, दो भाषाओं की तुलना करना। फिर है अनुकरण विधि। तो ये दोस्तों चारों आप ध्यान में रखना, ये अनुवाद शिक्षण की विधियां है, ये चारों नाम। सर्वश्रेष्ठ पूछ ले तो द्विभाषा विधि। फिर है गद्य शिक्षण है ये दोस्तों काठिन्य निवारण पर बल देता है। किस पर? काठिन्य निवारण पर बल देता है गद्य शिक्षण। नेक्स्ट देखिए गद धातु यत प्रत्यय से बना है ये दोस्तों आपका गद्य। नेक्स्ट देखिए उद्देश्य क्या होता है? ग्रहण अभिव्यक्तिश्च, ग्रहण किए हुए की क्या देना? अभिव्यक्ति देना। ग्रहण किए हुए की क्या देना? अभिव्यक्ति देना गद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गद्य की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो वेद से मिलती है। वेदों में भी पूछ ले आपसे तो यजुर्वेद से मिलती है। वेद कति विधा संति, वेद चत्वारि संति। वेद कितने हैं? 4 है। वेद नपुंसक है दोस्तों, वेद नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ चतवारी आया है। क्या है? चतवारी आया है। तो गिनती दोस्तों अपन को 4 तक याद होनी चाहिए। कितने तक? 4 तक, क्योंकि 4 तक है वो पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग, इन 3 लिंगों में चलती है। ये 3 लिंग अपने ध्यान में रहेंगे तो सही हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों वेदांग 6 होते हैं। तो वेदांग कति विधा संति, तो वेदांग षड मतलब 6 होते हैं दोस्तों। 6 वेदा संति, षड वेदा संति। 6 कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद और ज्योतिष, ये दोस्तों वेदांग है 6, आपको ध्यान में रखना है। तो व्याकरण को दोस्तों मुख कहा गया है, ठीक है, और छंद को दोस्तों पैर कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदों का पैर कहा गया है। ये 2 आप ध्यान में रखना। फिर देखिए गद्यम कतिविधा संति, तो गद्यम कतिविधा संति 2 भेद है गद्य के। कथा यानी कल्पित, आख्यायिका, आख्यायिका दोस्तों इतिहास प्रसिद्ध। तो दोस्तों आपसे पूछ ले कि गद्य के कितने भेद है, गद्य शिक्षण के कितने भेद है? 2 है। तो दोस्तों कथा कल्पित यानी ये काल्पनिक होती है, जैसे बाण भट्ट की कादम्बरी। फिर देखिए दोस्तों आख्यायिका, आख्यायिका इतिहास प्रसिद्ध होती है दोस्तों, जैसे हर्ष चरित। तो ये आप 2 ध्यान में रखना। विधि की यदि बात करें दोस्तों तो गद्य शिक्षण की पहली विधि आती है उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। यह विधि दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए क्या है? उपयोगी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ आपसे पूछ ले तो अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। फिर देखिए इस विधि के द्वारा क्या, इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा अध्यापक अपने अर्थ का बोध कराने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से अभिनय करके, दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा, प्रतिकृति या मॉडल दिखाकर। फिर है प्रवचन विधि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गद्य शिक्षण की प्रवचन विधि। प्रवचन विधि की बात करूं दोस्तों तो इस विधि को कथन विधि भी कहते हैं। दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको चार्ट बताए थे वो आप दिमाग में रखना, वहां से जरूर प्रश्न है वो पुटअप होगा, बाकी यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो आप हल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यह विधि उच्च अध्ययन हेतु उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए प्रवचन या उपविधियों का क्या लेता है? सहारा लेता है। अब आती है प्रवचन विधि की प्रविधियां। तो प्रवचन विधि की प्रविधियां कौन कौन सी है? तो देखिए अनुवाद विधि, कोश विधि, टीका विधि, परिभाषा विधि। अनुवाद विधि है ये प्राथमिक स्तर के लिए है, कोश, टीका, परिभाषा ये उच्च स्तर के लिए है। क्या है? उच्च स्तर के लिए। फिर देखिए प्रश्नोत्तर विधि, कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि को शुक्राति विधि भी कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं? शुक्राति विधि भी कहते हैं। इस विधि में अध्यापक विभिन्न प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके पाठ की गति को आगे बढ़ाता है। तो ये चीज आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। फिर है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि की बात करूं दोस्तों तो उच्च स्तर हेतु क्या है? श्रेष्ठ विधि है स्पष्टीकरण विधि। तो उच्च स्तर के लिए उपयोगी है स्पष्टीकरण विधि। इस विधि में अध्यापक अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रविधियों का सहारा लेता है, जैसे व्युत्पत्ति विधि और प्रसंग विधि। तो ये नीचे वाली विधि अपन को ध्यान में नहीं रखनी है। अब देखिए दोस्तों पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति करवाना। पद्य शिक्षण का उद्देश्य पूछ ले आपसे तो पद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है रसानुभूति करवाना। जैसे दोस्तों ये अपन थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जितने मर्जी प्रश्न है वो हल करना, आपको फायदा जरूर मिलेगा। बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए शिक्षण विधि की, बाद में प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर देखिए खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि की बात करें तो इसे पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है। तो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो खंडान्वय विधि है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गद्य शिक्षण की अपन ने देख ली, अब पद्य शिक्षण की अपन विधियां देख रहे हैं। फिर देखिए यह सामूहिक शिक्षण की विधि मानी जाती है। खंडान्वय विधि है, ये सामूहिक शिक्षण की विधि मानी जाती है और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसे निम्न स्तर हेतु उपयोगी माना जाता है। तो खंडान्वय विधि को निम्न स्तर के लिए क्या माना जाता है? उपयोगी माना जाता है। इस विधि में छात्र क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। इस विधि में प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक या पद्य के मूल भाव पर आधारित होते हैं। तो ये खंडान्वय विधि है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि में दंड दोस्तों किसका सूचक है? तो वाक्य का सूचक है। दंड किसका सूचक है? वाक्य का सूचक है। अमनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। एक दोस्तों बीच में मैंने ऊपर लिख रखा है ट्रैकिंग विधि। ट्रैकिंग विधि क्या होती है दोस्तों? ये जो वर्कबुक में ऐसे लिखा आता है ना आजकल, ऐसे इस तरह से क्या है, ठीक है, ट्रेस करना, फिर उसके ऊपर बच्चा पेंसिल घुमाता है ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे भरता है, वो ट्रैकिंग विधि कहलाती है, लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यह विधि उच्च स्तरीय, यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी है, यानी दंडान्वय विधि। इस विधि में छात्र क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। इस विधि में प्रश्न श्लोक या पद्य से व्याकरण
संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इस विधि में प्रश्न श्लोक या पद्य से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि में व्याकरण का स्थान प्रधान होता है, तो इसमें व्याकरण का स्थान प्रधान होता है। बस अपन को तो ध्यान में इतना रखना, खंडान्वय विधि और दंडान्वय दोनों ही पद्य शिक्षण की विधि है। किसकी है? पद्य शिक्षण की। इतना ही ध्यान में रखना, ज्यादा आपके ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है व्यास विधि। व्यास विधि, इस विधि को भाष्य विधि भी कहते हैं। व्यास विधि को क्या कहते हैं? भाष्य विधि भी कहते हैं। उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक का स्थान इस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह अपने प्रसंगों को बताते हुए श्लोक का अर्थ स्पष्ट करता है। इस विधि में शिक्षक मूलतः सक्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय रहता है। फिर है गीत विधि। क्या है? गीत विधि। इस विधि में अध्यापक पद्य को गीत के माध्यम से पढ़ाता है। तो गीत विधि में अध्यापक पद्य को गीत के माध्यम से पढ़ाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। फिर है भाषा अनुवाद विधि। कौन सी? भाषा अनुवाद विधि। इस विधि को अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। भाषा अनुवाद विधि को क्या कहा जाता है? अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अध्यापक श्लोक या पद्य का मातृभाषा में अनुवाद करता है। तो इस विधि में अध्यापक श्लोक या पद्य का मातृभाषा में क्या करता है? अनुवाद करता है। फिर देखिए समीक्षा विधि। समीक्षा विधि की बात करें दोस्तों, तो इस विधि में शिक्षक को अन्य कवि के जीवन दर्शन से जोड़ता है। यानी इस विधि में शिक्षक छात्रों को अन्य कवि के जीवन दर्शन से जोड़ता है तथा छंद, अलंकार, भाव, विचार इत्यादि का विस्तार करते हुए श्लोक की समीक्षा करता है। क्या करता है? श्लोक की समीक्षा करता है कि इसमें ये छंद है, ये अलंकार है, ठीक है, जितना जो कुछ भी उसमें मतलब आया है, भाव कौन से भाव हैं, क्या विचार है, वो सारी चीजों की क्या करता है? नीचे समीक्षा करता है। यह है समीक्षा विधि। अपन पढ़ के आ रहे हैं पद्य शिक्षण की विधियां। फिर है पद्य शिक्षण की नेक्स्ट विधि कोश विधि, परिभाषा विधि, टिक्का विधि। ठीक है, ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है दोस्तों, उच्च माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है, हमें इनको ध्यान में नहीं रखना है। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें। तो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी है। संस्कृत में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, नहीं तो इनमें से एसएसटी में तो एक प्रश्न पक्का आएगा। क्या आएगा? पक्का आएगा। देखिए कौन कौन सी। कालिदास ने दोस्तों 7 पाठ्य पुस्तकें लिखी थी। कितनी? 7 लिखी थी दोस्तों। 3 तो नाटक लिखे थे, 2 महाकाव्य लिखे थे, 2 महाकाव्य लिखे थे, 2 खंड काव्य या गीत काव्य लिखे थे। नाटक देख लेते हैं दोस्तों, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालवी, काग्निमित्रम, विक्रमोत्सर्जय। ये 3 तो नाटक है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है, मालवी काग्निमित्रम कालिदास का नाटक है, विक्रमोत्सर्जय विक्रमोस जो भी आप देख लीजिए दोस्तों, आपने पढ़ लिया विक्रमोशियम। ठीक है, ये भी कालिदास का नाटक है। ठीक है, तो ये 3 नाटक हैं, ध्यान में रखना। 2 महाकाव्य है। अब देखिए दोस्तों महाकाव्य यानी महान ग्रहों में होते हैं। क्या होते हैं? महान ग्रहों में होते हैं। तो रघुवंश ये महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है। फिर खंड काव्य या गीत काव्य, तो मेघदूत और ऋतुसार। दोस्तों गीत कब गाते हैं? जब गाते हैं जब मेघ आ जाए यानी बादल आ जाए, ऋतु क्या हो? अच्छी हो। ऋतु क्या हो? अच्छी हो। तो ऋतुसार और मेघदूत 2 क्या है? खंड काव्य या गीत काव्य है, अपन को ध्यान में रखने हैं। फिर है विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र। क्या लिखा? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। नारायण पंडित ने क्या लिखा? हितोपदेश। अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा? शिवराज विजयम। भर्तृहरि ने दोस्तों 3 शतकम लिखा था। क्या लिखा था? 3 शतकम लिखा था, यानी 3 शतकम थे। वो कौन कौन से? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। याद रखना तीनों के तीनों। फिर देखिए भारवी ने क्या लिखा? किराता अर्जुनियम। भारवी की रचना है दोस्तों किराता अर्जुनियम। माघ की रचना है दोस्तों शिशुपाल वदम। और माघ दोस्तों राजस्थान भीलमाल जालोर के रहने वाले थे। श्री हर्ष की रचना है दोस्तों नेस्धी अचरितम। क्या? नेस्धी अचरितम। बाण भट्ट की रचना है दोस्तों कादम्बरी, ये एक कथा है दोस्तों। हर्षचरित क्या है दोस्तों? आख्यान है। क्या है? आख्यान है दोस्तों। कथा होती है वो काल्पनिक होती है, आख्यान होती है वो रियल होती है। ठीक है, पीछे अपन चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। फिर देखिए दंडी ने काव्य दर्श लिखा था और 10 कुमार चरितम लिखा था। शुभंधु ने दोस्तों वास व दत्ता लिखा। क्या लिखा? वास व दत्ता लिखा। भास ने दोस्तों 13 नाटक लिखे थे। स्वपन, वास व दत्ता
उनमें से एक है। तो स्वपन, वास, वेदता आप ध्यान में रखना इनकी रचना, ठीक है। फिर देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। किसकी रचना की? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की। भट्टी ने दोस्तों रावण वधम लिखा था। भवभूति ने दोस्तों उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालवी माधवम, ये 3 रचनाएं की थी। फिर है अशोक घोष ने दोस्तों बुद्ध चरितम और सौंदर नंदनम लिखा था। तो ये आप ध्यान में रखना। शूद्रक ने दोस्तों मृच्छकटिकम लिखा था। विशाखादत्त ने दोस्तों मुद्रा राक्षस लिखा था। फिर देखिए दोस्तों रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। देखिए दोस्तों वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि का कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि का कहते हैं, यानी पुराने समय में लिखी गई। रामायण में दोस्तों सर्ग 645 है, 645 सर्ग है। कांड कितने हैं? 7 है। श्लोक 24,000 है। और दोस्तों रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्रिशता भी कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको संख्या ज्ञान वाला ऐसे पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? तो 24,000 श्लोकों वाली संहिता, समझ गए आप? तो ये आप ध्यान में रखना। फिर देखिए वेदव्यास ने दोस्तों वेदव्यास महाभारत 1 लाख श्लोक है इसमें। फिर है दोस्तों संस्कृत भाषा के शिक्षण सूत्र। इन सूत्रों को अपन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक सूत्र है। पूर्व ज्ञान पर क्या होता है? आधारित होता है। उदाहरण से नियम की ओर। फिर देखिए दोस्तों इसी को उदाहरण से नियम की ओर बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरल से कठिन की ओर, यानी पहले बालकों को सरल शब्दावली बतानी चाहिए, फिर कठिन बतानी चाहिए, यानी सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। ऐसी ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बालकों को पहले ज्ञात चीजें बतानी चाहिए, उसके बाद अज्ञात चीजों की ओर हमें प्रस्थान करवाना चाहिए। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये वही चीज है दोस्तों, पहले उदाहरण बताओ फिर नियम बताओ। उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, नियम हमेशा क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। आगमन से निगमन की ओर, वही चीज दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, यानी कोई भी चीज है उसको दोस्तों पहले पूर्ण रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, बाद में उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। अब दोस्तों मैं मान के चलो बच्चों को कार के बारे में बता रहा हूँ या गाय के बारे में बता रहा हूँ, मान के चलो, तो गाय का बालकों के सामने संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करूंगा, बोलूंगा ये गाय है, तो वो तो चीज है पूर्ण। और मैं यदि कभी गाय का कान पेश कर दिया या पूंछ पेश कर दी तो वो क्या है? वो अंश है। अंश के बारे में पहले नहीं बताया जाता, अंश के बारे में बाद में बताया जाता है, पहले पूर्ण चीज के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल यानी स्थूल चीज के बारे में बताओ, यानी पूरी चीज के बारे में बताओ, उसके बाद सूक्ष्म की ओर आप गति कीजिए। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब देखिए दोस्तों विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, कोई चीज को तोड़कर बताना। फिर संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करके बताना। ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी होते हैं दोस्तों। फिर देखिए प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। पहले प्रत्यक्ष चीज के बारे में बताओ, फिर प्रमाण दो, यानी अपन ने प्रत्यक्ष ये कर दिया अपन ने, जैसे 2 + 2 बराबर क्या? 4, ठीक है। तो प्रमाण बाद में दो। आपने बता दिया 2 और 2 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। फिर उसके बाद आप उसका प्रमाण दो। तो ये चीज होती है कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। फिर देखिए दोस्तों शिक्षण के सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी दोस्तों बालक है वो स्वाभाविक वातावरण में ज्यादा सीखता है। स्वाभाविक वातावरण में कैसे? आपने एक चीज देखी होगी, बालक को जब हम कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो बालक उतना नहीं सीख पाता उस चीज को जितना वो खुद करके सीखता है। किसी विद्वान ने कहा था दोस्तों, बालक को वातावरण में आप सीधा छोड़ दो और वो अपने आप विकास कर लेगा, और यानी वो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक वातावरण से ज्यादा सीखेगा। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों, जितनी बेड़ियां बालक के अपन डालेंगे उतना वो कम सीखेगा, और जितनी अपन बेड़ियों से मुक्त करेंगे बालक को, बालक ज्यादा सीखेगा। यह है स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविक वातावरण में सिखाने का सिद्धांत। फिर अभ्यास का सिद्धांत। दोस्तों अभ्यास का सिद्धांत तो करत अभ्यास के जन्मति और सुजान, रस यावत जावत के सिलरी पड़त निशान। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। अभ्यास दोस्तों मूर्ख व्यक्ति को भी क्या बना देती है? विद्वान बना देती है। तो अभ्यास है वो बहुत बड़ी चीज है, आप इसको ध्यान में रखना। तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत ये है दोस्तों, मैं आपको कहूँ को आपको रीट में जॉब लगनी है, रीट में जॉब लगनी है, रीट में जॉब लगनी है, और आप रीट में जॉब लगने के लिए तैयार ही नहीं हो, आपकी मानसिकता ही आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई है,
तो मैं आपके लिए चाहे लाख प्रयास कर लो, आप रीट में जॉब नहीं लगोगे जब तक तैयार नहीं हो। और हम तैयार हो जाते हैं दोस्तों, तो कहते हैं ना कि मतलब जब तैयार हो जाना आधा युद्ध जीत लेने के बराबर होता है दोस्तों। यदि हम मानसिक रूप से तैयार हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, हम 50% रेडी हो जाते हैं। और यदि हम तैयार ही नहीं है तो दोस्तों हम 0 हैं, और यदि हम तैयार हो गए तो हम 50% है। तो ये है दोस्तों तत्परता का नियम, ठीक है, थॉर्नडाइक वाला आप दिमाग में रख सकते। नेक्स्ट आता है दोस्तों मौखिक कार्य का सिद्धांत। ये देख लिया अपन ने। अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता आप जानते हैं, कोई भी दो व्यक्ति है वो ना तो बुद्धि की दृष्टि से, ना अभियोग्यता की दृष्टि से, ना शकल सूरत इनकी दृष्टि से समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न योग्यताएं होती हैं, ठीक है। फिर है सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रस्तावना पूर्व कथन पर आधारित है और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दोस्तों मूल्यांकन। मूल्यांकन की यदि बात करें दोस्तों, मूल्यांकन दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य जमा में अंकन। अब देखिए मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मूल्यों का निश्चयीकरण करना या मूल्यों की निश्चितता करना। फिर देखिए परिभाषा की यदि बात करूं तो मूल्यांकन वह निर्णय एवं विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्यों की प्राप्ति कार्य की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। मूल्यांकन दोस्तों दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाया जाता है। बालकों के मानसिक विकास का पता लगाने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। डिटेल में दोस्तों मूल्यांकन आप मनोविज्ञान की जो 5 यूनिट है उसमें अच्छे से कर लेना, बाकी संस्कृत में तो नॉर्मल प्रश्न आएंगे। फिर देखिए शिक्षकों की कुशलता का पता भी मूल्यांकन द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन बालकों के विकास की निरंतर गति देने में सहायक होता है। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम को समुचित परिवर्तन किया जा सकता है। यानी मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन किया जा सकता है। फिर है मूल्यांकन द्वारा छात्र छात्राओं की क्षमताओं का भी पता लगाया जाता है कि छात्र छात्राओं ने क्या अचीव किया है, क्या छात्र छात्राओं की अचीवमेंट है, इस चीज का भी पता लगाया जाता है। फिर देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि अंक में समानता, उत्तर सार्वभौमिक। अब मैं कैसे अभी बताऊंगा आपको सार्वभौमिक। देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर सार्वभौमिक हो, सभी जगह एक ही उत्तर मिले। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो नई दिल्ली ही मिलेगी, कहीं देख लेना आप। इसमें दोस्तों अंक में समानता का मतलब क्या है, मैं कॉपी चेक करूं किसी बालक के 9 नंबर आ रहे हैं जैसे, तो दूसरा एग्जामिनर चेंज करेगा तो भी 9 ही आएंगे। यानी इसके ऊपर किसी भी एग्जामिनर अपनी तरफ से फेरबदल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वस्तुनिष्ठता इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। यानी जिसके उत्तर निश्चित और सार्वभौमिक हो वो क्या है, वस्तुनिष्ठता है। तो ठीक है। फिर देखिए वैधता का मतलब होता है दोस्तों कोई भी परीक्षण या पेपर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है, यदि वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह वैध है, अन्यथा वह वैध नहीं है। फिर है विश्वसनीयता का मतलब होता है दोस्तों विश्वास करने योग्य, और विश्वसनीयता का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ होता है दोस्तों परिणाम में संगतता। क्या, परिणाम में संगतता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, परिणाम में संगतता। बस ये शब्दावली आप पकड़ लेना। परिणाम में संगतता क्या कहलाती है, विश्वसनीयता कहलाती है। कैसे, जैसे आज मेरा किसी ने परीक्षण लिया, वही परीक्षण मेरा 10 दिन बाद लिया, 30 दिन बाद लिया, महीने बाद लिया, यदि मेरे परिणाम में समानता आ रही है, संगतता आ रही है, मतलब क्या है, वो परीक्षण है, वो पेपर है, वो क्या है, विश्वसनीय है। क्या है, विश्वसनीय है। व्यवहारिकता, यानी व्यवहारिकता का गुण होना चाहिए एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में या जो भी पेपर बनाए उसमें। विभेदकारी भी होना चाहिए दोस्तों। जो पेपर बनता है ना, जो भी पेपर बनता है उसमें दोस्तों आपको पता है 20% क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ पर्सन होते हैं, 60% औसत होते हैं, और बाकी जो बच गए 20% वो मतलब और उनसे भी निम्न होते हैं, निम्न स्तर के प्रश्न होते हैं जो सभी कर देते हैं। और ये 20% क्या होते हैं, विभेदकारी, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, व व्यापक शब्द का अर्थ होता है सभी जगह एवं सर्वत्र।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि यह विद्यार्थी की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का निरंतर तथा नियमित रूप से क्या करता है, मूल्यांकन करता है। फिर देखिए उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की यदि बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार वैद्य या डॉक्टर रोगियों का उपचार कर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों एवं परेशानियों को दूर कर ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम दिशा की ओर अग्रसर करता है। तो देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण इससे पहले होता है दोस्तों निदानात्मक परीक्षण। क्या होता है? परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? बालक की समस्या को जानना, यानी बालक कहाँ अटक रहा है उसको जानना क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है, निदान का मतलब दोस्तों होता ही क्या है, कारण जानना होता है। क्या होता है? कारण जानना होता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जो बालक की समस्या है या जो बालक की परेशानी है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण। उद्देश्य देखिए दोस्तों, उद्देश्यों की बात करूं तो छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का निराकरण करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास जागृत करना, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करना। फिर देखिए दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य पूर्व ज्ञान परीक्षण। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है तथा अंतिम प्रश्न क्या होता है, समस्यात्मक होता है। ये चीज आपको क्या रखना। इसके बाद दोस्तों अपन करेंगे ये पीछे के एग्जाम के आए हुए संस्कृत भाषा के जो शिक्षण विधियों के प्रश्न है वो करेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज आपका थ्योरी का सेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। एक दो बार आप रीडिंग लगा लेना दोस्तों, संस्कृत जो शिक्षण विधि की थ्योरी है उसके बाद अपन पर्सनल करेंगे। फिर आपके कोई डर नहीं रहेगा संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।